बैटल ऑफ वेस्ट बंगाल अंतिम चरण में है। हमारे साथ स्मृति ईरानी जी हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अगर रैलियों की बात करें तो उनमें से एक इन्होंने भी किया है। मैम, आप खुद ग्राउंड पे गई हैं, खुद लोगों से मिली हैं, ग्रामीण इलाकों में भी गई हैं। एक जो सबके मन में सबसे बड़ा सवाल है फर्स्ट फेज के वोट के बाद, कि महिलाओं ने शहर के इतर गाँव में किसको वोट किया है? महिला हो या पुरुष, जो पश्चिम बंगाल का विकास चाहते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया है। मैं अभिनंदन देती हूँ इलेक्शन कमीशन का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जिस प्रकार से व्यवस्था हुई कि एक भयमुक्त वातावरण में वोटर पोलिंग बूथ तक पहुँचे, उसके लिए वाक़ई में वो अभिनंदन के पात्र हैं। आपको इस बात के प्रति ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ विशेष कि इलेक्शन कमीशन के मुख्य अधिकारियों के ऊपर भी कटाक्ष हुआ, उन पर भी प्रहार हुआ। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती को लेकर उनका भी अपमान किया गया, उन पर भी कटाक्ष किया गया, तब भी इन सभी कहीं न कहीं अपमानजनक स्थितियों से इतर हटकर उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। वो अभिनंदन के और आभार के पात्र हैं। पहले फेज में मैम पहली बार ऐसा इतिहास बना पश्चिम बंगाल में कि एक भी वायलेंस में डेथ नहीं हुई, जी। ठीक है? दूसरे फेज आप का सोच सकते हैं कि एक उपलब्धि है प्रदेश के लिए। ये स्वभाव होना चाहिए हर प्रदेश के चुनाव का कि किसी की हत्या ना हो, किसी की मृत्यु ना हो। राष्ट्र के गृह मंत्री को आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बताना पड़ रहा है और ये एक उपलब्धि है हमारे पश्चिम बंगाल के इस चुनाव की। वो अपने आप में आपका हृदय कहीं न कहीं तोड़-मरोड़ देता है कि आप सोचिए। आपको लगता है दूसरे फेज में भी लोग इस तरह बाहर निकलेंगे? मुझे लगता है गृह मंत्री का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में नागरिकों के बीच में एक नए उत्साह का, एक नए कॉन्फिडेंस का संचार उसने किया है। दीदी तो लेकिन कह रही है कि जीत उनकी होगी और अब पश्चिम बंगाल ये के बाद दिल्ली की बारी है। भवानीपुर में अपनी मंच को छोड़ के गईं क्यों? कोई अपना मंच अपने क्षेत्र में छोड़ के भगता है क्या? आपको लगता है नंदीग्राम रिपीट होगा भवानीपुर में इस बार? जब नंदीग्राम लड़ रही थी तब उन्होंने क्या कहा था कि वही जीतेंगी, जीती क्या? आप भी गई थी भवानीपुर। बिल्कुल, और मैं पिछली बार नंदीग्राम भी गई थी। मैम, जो पूरा चुनाव का जो एक तरह से कह सकते हैं पोस्चरिंग है, वो मुद्दों से निकलकर माच-भात जैसे चीज़ों पे आ गया। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या है पूरा मामला? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में अगर आप बारीकी से देखें 2014 से 2026 तक, तो केंद्र की सरकार के जो आंकड़े हैं और ये क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि संचार आर्थिक व्यवस्थाओं का पारदर्शी तरीके से होता है और वो कहीं न कहीं आप आरटीआई भी उसका कर सकते हैं। लगभग 10,60,000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल की विकास के लिए सुनिश्चित कराया गया। जब हम ये पूरा का पूरा आंकड़ा लेके जनता के मध्य में जाते हैं, तो जनता कहती है कि इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? कि 10,60,000 करोड़ अगर पश्चिम बंगाल के लिए उन्नयन हम कहते हैं बांग्ला में उत्थान के लिए वाक़ई में उपलब्ध किया जाता ममता बनर्जी द्वारा, तो आज बंगाल के सामने ये चुनौतियाँ होती नहीं। हम जनता के मध्य में जब जाते हैं, तो इस मुद्दे को उठाते हैं कि लोगों की अपेक्षा ये होती है कि प्रदेश में या देश में सरकार जब आती है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था से गरीब व्यक्ति सुरक्षित हो, ये सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार के पास रहता है। लोग आज कह रहे हैं आरजी कार की घटना जो हुई उसमें एक लड़की का बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, उसकी बॉडी लेके तृणमूल के नेता चले जाते हैं, माता-पिता भागकर जाते हैं शमशान घाट। ये किसी ने नहीं सोचा था संभव होगा, इतनी क्रूर व्यवस्था किसी ने नहीं सोची थी। और मैं कल उलूबेरिया, पूर्वस्थली ऐसे ग्रामीण अंचल में थी, लोग इन बारीक चीज़ों के ऊपर परिचर्चा कर रहे हैं। लोगों के ये मुद्दे हैं और तृणमूल का मुद्दा है माछ खच्चना और झालमुड़ी खच्चना। आप लोग भी तो उस मुद्दे में आ गए, आपके भी मंत्रियों को माँस खाना पड़ा, भात खाना पड़ा। एक सार्वजनिक तौर पे ऐसा आरोप लगा तृणमूल को कि देखिए, दिखाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, मैं क्या खाती हूँ? मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति करती हूँ। मैं क्या खा रही हूँ? मैं क्या पहन रही हूँ? एक नेता के नाते मेरा ये अपना निजी मानना है। क्या मैं लोगों का ध्यान उसके प्रति आकर्षित रखूँ अथवा जेन्युइनली जो गरीब के मुद्दे हैं, जेन्युइनली जो मिडिल क्लास के मुद्दे हैं और जेन्युइनली जो राजनीतिक मुद्दे हैं, मेरा राजनीतिक दायित्व है कि मैं उसके प्रति लोगों का ध्यान केंद्रित रखूँ। ये मेरी मानसिकता है। अब महिला आरक्षण की अगर बात करें, तो जिस तरीके से लोकसभा में हुआ, उसके बाद तृणमूल का ये कहना है कि अगर सीटों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो है प्रतिनिधित्व तो देखिए, हमने दिया है ये उनको। बचकानी बातें हैं। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा महिलाएँ लोकसभा में चुन के भारतीय जनता पार्टी की आई हैं।
देश भर में आप किसी भी ज़िले में जाइए, आपको भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई महिला जनप्रतिनिधि मिल जाएगी। ये हकीकत है, आप झुठला नहीं सकते। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इस राजनीतिक दल में जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें भी महिला की बराबरी की हिस्सेदारी है। हमारा पहला राष्ट्रीय दल है जिसने महिलाओं को 33% आरक्षण संगठन में दिया। तो ये बचकानी बातें हैं कि भाई मैंने कांग्रेस में भी एक नेता ने कहा था हमने 40 सीटें दी, हार गई, हाँ, हाँ, हाँ। जिनकी मंशा होती है महिला का उत्थान करना, वो जिताते हैं। भाजपा ने जिताकर भेजा लोकसभा में। आप कांग्रेस की बात की, कांग्रेस से राहुल गांधी यहाँ आते हैं और उसके बाद ममता बनर्जी पे एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कटाक्ष करते हैं। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते। देखिए, इनका पुराना एक स्वभाव रहा है, प्रदेश में झगड़ा करेंगे, देश में राजनीति करने के लिए इकट्ठे होंगे। तो ना ये देश में भरोसे के लायक है, ना प्रदेश में भरोसे के लायक है। और ये चुनाव आपने प्रत्यक्ष देखा है, ये कांग्रेस इस चुनाव में कहीं फिगर नहीं करती। तो ये ऐसा नेतृत्व है जिसने अपने-अपने प्रदेशों में अपने नेतृत्व को खत्म किया खुद। खाता खुलेगा कांग्रेस? मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरा ध्यान कांग्रेस के ऊपर नहीं है, मेरा ध्यान अपनी पार्टी के ऊपर है। आकलन की बात करें, हालांकि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कितने आंकड़े आप देख रहे हैं? आपने स्वयं ही कह दिया हाइपोथेसिस में नहीं जीना चाहिए। 4 तारीख को सरकार आपकी बनती हुई दिख रही है अभी? आपने सुना नहीं गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को? मैम, ममता बनर्जी जिस तरीके से पर्सनल कटाक्ष कर रही हैं, अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से अमित शाह के बारे में बोल रहे हैं, किस तरीके से इन सभी चीजों को देख रहे हैं? अंग्रेजी में एक फ्रेज है वाटर ऑफ द बैक, कि मुद्दे पे बात करो भाई। 10,60,000 करोड़ रुपया कहाँ है? स्पष्ट मुद्दा है। विकास के जितने जितने आयाम थे, आवास योजना प्रधानमंत्री का, उसमें कट मनी लेते हैं। जो गरीब है उसको आवास नहीं दिलाते, तृणमूल के समर्थक को, तृणमूल के अमीर नेता को घर दिला देते हैं। जब आप मनरेगा देखते हैं, 25 लाख फेक जॉब कार्ड्स बनाए गए। मतलब ऐसी इंडस्ट्री चलाई तृणमूल कांग्रेस ने, इतनी मेहनत गरीब को जॉब कार्ड देने में करते तो आज पश्चिम बंगाल के सामने एक चुनौती नहीं होती। अगर आप आम्फान का देखें, पूरा का पूरा जो व्यवस्था विक्टिम्स के लिए आई थी, वो व्यवस्था में से कट मनी हो गया है। अगर आप प्रधानमंत्री की अन्य योजना देखें, उसमें भी 10,000 करोड़ का घोटाला है। अगर आप प्रधानमंत्री के मुख्य जितने भी नेशनल फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जिनमें से एक प्रमुख है आयुष्मान भारत, उसका लागू ना होना पश्चिम बंगाल में, आप स्तब्ध हो जाएंगे कि अगर केंद्र व्यवस्था दे रहा है कि आप आयुष्मान भारत योजना के चलते सभी गरीब परिवारों को वार्षिक 5 लाख रुपए की व्यवस्था दो, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पॉलिटिक्स कुछ भी हो, गरीब के लिए इतना तो कर सकता है। लेकिन ममता ने मना कर दिया। मैम, रेलवे के प्रोजेक्ट हो, ऐसा दावा किया जाता है 61 प्रोजेक्ट रुके पड़े हुए हैं जमीन की वजह से। फेंसिंग की जमीन देगा बात, कौन? टीएमसी ना, उनकी सरकार। अगर हम फेंसिंग की बात करें तो घुसपैठियों को लेकर आप लोगों ने जो दावा किया है, क्या हम मान के चलें कि आपकी सरकार आएगी तो सबसे निश्चित रूप से इंटरनल सिक्योरिटी बीजेपी का प्रमुख मुद्दा है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, अमित शाह जी ने जिस तरीके से गुंडों को लेकर कहा कि हम उल्टा टांग देंगे, एक डर हटाने की कोशिश की लोगों के जहन से। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि इस बात को लेकर हम उनके खिलाफ गुंडे टंगा रहे हैं तो ममता को दुख क्यों हो रहा है? देश का गृह मंत्री गुंडों को चेतावनी दे रहा है तो दुख ममता जी को क्यों हो रहा है? आप हैरान नहीं है? उनको तो समर्थन करना चाहिए गृह मंत्री का, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करना तो उनका काम है। एक सवाल मैम इसको लेकर है कि बार बार बंगाली अस्मिता की बात कर रही है टीएमसी और आप लोगों के ऊपर बाहरी होने का आरोप लगा रही है, कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी अपने देश में बाहरी हो गया और घुसपैठी उनका अपना हो गया। घर का है क्या घुसपैठी उनका? मैं एक सवाल आखिरी करना चाहूंगा, आप इतना जो घूम रही हैं, कोई एक दो ऐसा इंसिडेंट बताएं जिससे आपको लग रहा है कि आपकी सरकार अब आ रही है, क्योंकि आप पहले भी मुझे लगता है आई हुई है यहाँ कि पे। आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि पहले तो हम ऑपोजिशन की व्यवस्था में कोई हमको मानता ही नहीं था। आपने खुद बंगाल के कई चुनाव देखे हैं, कभी आपने भी कल्पना नहीं की होगी कि बीजेपी एक ऐसे राजनीतिक स्तर पे आ जाएगी कि सीधी टक्कर होगी जो सरकार में हो उनके साथ। इस प्रदेश में विशेषता माना जाता था कि वामपंथ का बोलबाला है। इस प्रदेश में माना जाता था कि कांग्रेस का एक लेगेसी है। आज वो दोनों पॉलिटिकल एंटिटीज रेस में नहीं है। तो बीजेपी का सीधा फाइट टीएमसी से होना ये अपने आप में कोई कम उपलब्धि नहीं, इतने कम समय में। और मेरा ये मानना है कि जिस व्यवस्था को इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर स्थापित किया है, जो रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट हुआ है, वो वोटर टर्नआउट विकास के पक्ष में होगा, बीजेपी के पक्ष में होगा।
निश्चित रूप से स्मृति ईरानी का दावा है कि विकास पर राजनीति हो रही है और विकास पर वोट भी पड़ रहा है और परिणाम भी विकास को लेकर ही आए। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, कोलकाता।